हाय बच्चे, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। और आज का क्लास जो है बहुत लाजवाब होने वाला है बेटा, क्योंकि ये देखिए इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये आपका ज्ञान विज्ञान सेशन हम लोग चला रहे हैं और 6 बजे मैं डेली आपसे मिलता हूँ मॉर्निंग में, मंडे टू फ्राइडे। और आज मंडे है बेटा, अष्टमी है, महाअष्टमी है। महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और माँ दुर्गा जो आप असफल हैं उसको सफलता में बदले। माँ दुर्गा आपको इतनी शक्ति दे कि आप जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे बिहार में, सारे एग्ज़ाम में सफल हो, मेरी कामना है। और गुरु हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही कामना करता है, इसलिए आप लोग दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मना करके पुनः मेरे साथ पढ़ाई में जुड़ जाएंगे बेटा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपकी सफलता में ही, ठीक है, गुरु की सफलता सुनिश्चित है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आज वैक्सीनेशन पर। बेटा वैक्सीनेशन क्या है? अभी कोरोना आया था, आपको पता होगा कि कोरोना में हम लोगों ने क्या किया कि वैक्सीन लगाया और अपने शरीर को रोगों के प्रति क्या बना लिया, रोगों के प्रति आपको एक वॉल का निर्माण कर लिया कि किसी प्रकार से हमारे शरीर में वह रोग नहीं आ पाए। तो टीका महत्वपूर्ण होता है। जितने भी टीकाएं होती हैं सारे आपको जनरली 3 तरह से टीकाओं का निर्माण होता है। एक तो केमिकल के जरिए, दूसरा हो गया क्या कि मृत आपको विषाणु के द्वारा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा कमजोर विषाणु के द्वारा, या आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, ये इसका निर्माण कर सकते हैं। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का ये टीका है, वैक्सीन है, जरा देखिए इस पर बात करते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम यहाँ केवल और केवल आपके ज्ञान संवर्धन में और जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको फोकस्ड करके मैं ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और ये बड़ा लाजवाब होने वाला है बेटा, क्योंकि आगे बढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक में तो तरह तरह से मैं टॉपिक लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत बहुत लाजवाब होगा। चलिए टीके एवं टीकाकरण का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। टीकाकरण में कमजोर या मृत रोग कारकों या रोग कारकों के भागों को व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए बेटा, होता क्या है कि आप जो है ठीक है रोगों से क्या करते हैं, अपने शरीर को प्रतिरक्षित कर लेते हैं। इसमें टीका में मैंने क्या बताया कि देखिए टीका जब भी चर्चा करेंगे तो टीका में क्या होगा, तो 3 तरीके से टीका का निर्माण वर्तमान में हो रहा है। एक तो रसायन से हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कमजोर या मृत रोग कारकों से, यानी कमजोर वायरस से या विषाणु से, ठीक है, कमजोर या मृत वायरस या विषाणु से। और बच्चे मृति विषाणु से, या आप कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, विषाणु, या आप ये भी कह सकते हैं कि उस कमजोर विषाणु या आप मृत विषाणु के भाग से भी आप कर सकते हैं। ये 3 मेथड होता है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, प्रतिजन को, एंटीजन को आप शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, जिसके विरुद्ध आपका शरीर क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेता है और आपका शरीर उस रोग के प्रति क्या होता है, प्रतिरक्षित हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा बेटा, बार बार यहाँ पर ये प्रश्न पूछता है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टीकाकरण में कमजोर या मृत रोग कारकों या रोग कारकों के भागों को व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है जिससे वह आवश्यक प्रतिरक्षा का निर्माण कर सके। ये देखिए, प्रतिरक्षा का निर्माण कर सके, यानी आपका शरीर एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगा, उसके विरुद्ध आपका शरीर कार्य करना प्रारंभ करेगा, जिससे क्या होगा कि आपका शरीर प्रतिरक्षित हो जाएगा, उस रोग के प्रति आपका शरीर प्रतिरक्षित हो जाएगा। बच्चे बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिसमें रोग ही अगर एक बार आपके शरीर में हो गया तो खुद ब खुद आपका शरीर उस रोग के प्रति क्या करता है कि प्रतिजन का निर्माण कर लेता है, जिससे किसी प्रकार के रोग की भविष्य में होने की संभावना कम हो जाती है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीके में दिए जाने वाले रोग कारक उत्पन्न करने में, ठीक है, रोग कारक उत्पन्न करने में तो असमर्थ होते हैं, लेकिन पोषक की कोशिकाओं द्वारा एंटीबॉडीज के निर्माण को उद्दीपित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। वही बात मैंने आपको बताया कि देखिए जैसे ही प्रतिजन आपने प्रवेश कराया आपके शरीर में तो क्या हुआ, उसके विरुद्ध आपका शरीर क्या किया, एंटीबॉडीज का निर्माण कर लिया और
ये देखिए इससे क्या होगा कि आपका शरीर जो है वो प्रतिरक्षित हो जाएगा, उस रोग के प्रति, रोग जो आपको शरीर में होने वाला है उस रोग के प्रति आपका शरीर संवेदनशील अब नहीं रह जाएगा। यानी ठीक है, प्रतिजन जो है वो आपको क्या करेगा, आपके शरीर को के कोशिकाओं को उद्दीपित करके एक ऐसे कोशिकाओं का निर्माण करेगा जिससे आपका शरीर ठीक है भविष्य में होने वाले रोगों के प्रति क्या होगा, प्रतिरक्षित हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है बेटा, आपको बार बार यहां से प्रश्न पूछता है। चलिए याद देखिए, टीकाकरण की प्रक्रिया की को सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने 1790 में शुरू किया बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। किसने शुरू किया, तो एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, एकदम ध्यान में रखना, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन बच्चे, टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, इसको कहते हैं किसको, तो बच्चे ये है ठीक एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एकदम ध्यान में रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने ठीक है आपको टीकाकरण की शुरुआत की थी, इसे टीकाकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, एक उदाहरण आपको यहां बता रहे हैं, या ये जो यही उदाहरण आपको एडवर्ड जेनर ने इसी से आपको ये प्राप्त किया कि किसी रोग के प्रति आप कैसे क्या होते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं और खुद ब खुद आपका शरीर क्या करता है, उस प्रतिरक्षा रक्षी का निर्माण कर लेता है। तो उन्होंने देखा कि दूध वाले स्पष्ट रूप से चेचक के संपर्क में नहीं आए, फिर भी वे समान परंतु कमजोर रूप में रोग प्रदर्शित करते थे, जो कॉपॉक्स कहलाता था। एकदम ध्यान में रखिएगा, यानी मिल्क मेड जो था आपको जब आया किसके संपर्क में, तो चेचक के संपर्क में आया, तो उसमें चेचक के विपरीत गुण उसमें डेवलप हो गया बच्चे, यानी चेचक उसको प्रभावित नहीं किया, यानी चेचक का उस कॉपॉक्स में अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत ही हुआ। ठीक है, क्यों, तो बच्चे उन्होंने कहा कि प्रथम जेमेज फिपस, ये व्यक्ति है बच्चे, जेमेज फिपस लगभग 8 वर्ष का एक बच्चा को चेचक से संक्रमित कराया तथा देखा कि बाद में वह ठीक लड़का चेचक से ग्रसित नहीं हुआ। यानी कॉपॉक्स जो है, एक व्यक्ति को कॉपॉक्स बच्चे समझिए मेरी बात को, मिल्क मेड है दूध वाला है, वो क्या हुआ कि कॉपॉक्स, उस गाय को कॉपॉक्स होता है जनरली, ठीक है, कॉपॉक्स से वो संक्रमित हुआ होगा कभी भी, यानी कमजोर कॉपॉक्स से संक्रमित हुआ, लेकिन भविष्य में पॉक्स जो है उसको संक्रमित नहीं कर पाया, या अगर थोड़ा बहुत किया भी तो बहुत ज्यादा वो प्रभावित नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉपॉक्स के संपर्क में रहा होगा वो व्यक्ति, तो उसके शरीर में उस रोग के प्रति क्या हुआ कि आपको प्रतिरक्षा का निर्माण कर लिया उसके शरीर ने, और उस रोग को उसके शरीर में होने देने से वह क्या हो गया, रुक गया। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा बच्चे। चेचक जो है ठीक है ये विषाणु जनित रोग है, जैसा कि मैं बार बार अभी बता रहा हूं आपको। और फिर उन्होंने एडवर्ड जेनर ने किया क्या कि एक व्यक्ति थे, एक बच्चा था जिसका नाम था जेमेज फिपस, उन्होंने उसको क्या किया, 8 वर्ष का एक बच्चा था, उसको चेचक से संक्रमित ठीक है संक्रमित करा दिया बच्चे, और फिर बाद में फिर उसको मतलब उस विषाणु के संपर्क में लाया गया तो उसको वो रोग नहीं हुआ। कहने का अर्थ क्या है कि एक बार अगर शरीर में आपको चेचक हो जाएगा तो फिर बार बार वह रोग आपके शरीर को प्रभावित नहीं करेगा। जरा यहां देखिए, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जेनर ने प्रस्तावित किया कि रोग का कमजोर रूप विषाणु जिसमें पोषक को क्षति पहुंचाने की योग्यता होती है से व्यक्ति की रक्षा करता है। उन्होंने वैक्सीन, लेटिन में वैक्का का अर्थ होता है कॉ बेटा, तो चूंकि कॉपॉक्स से उसको इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसने क्या किया, आपको एडवर्ड जेनर ने ठीक है वैक्का नाम से ठीक है क्या बनाया, वैक्सीन का निर्माण किया, पहला वैक्सीन। देखिए वैक्का जो है, वैक्का से ही वैक्सीन आया है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। वैक्का का अर्थ क्या होता है, कॉ, तो यहां से ये भी जानना है आपको। एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के विरुद्ध सुरक्षित एवं प्रभावकारी कृत्रिम प्रतिरक्षा, बच्चे ये देखिए ठीक है, कृत्रिम प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की सर्वप्रथम खोज हुई। यहाँ कृत्रिम प्रतिरक्षा की बात करें, आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन की खोज, बार बार ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कृत्रिम प्रतिरक्षा की खोज किसने की, तो कृत्रिम प्रतिरक्षा की खोज की बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, ये किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया। इस प्रकार रोग से सुरक्षा के लिए एक बार टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण उपार्जित प्रतिरक्षा है बच्चे, हम एक्वायर्ड क्या कर रहे हैं, एक्वायर्ड एंटीबॉडीज का निर्माण हमारे शरीर में कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का निर्माण कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उस रोग के प्रति हम क्या होंगे, प्रतिरक्षित हो जाएंगे। तो एकदम याद रखिएगा इस बात को। और बार बार यहां पर यह पूछा जाता है बच्चे, देखिए किस रोग में एक बार रोग हो जाने पर फिर वो रोग होने की संभावना कम होती है, और जिसके विरुद्ध टीका का उत्पादन किया जाता है बच्चे, एंथ्रैक्स, रेबीज और चिकन कोलेरा के लिए टीके
टीके उत्पादित किए। किसने? तो एडवर्ड जेनर ने। बच्चे दो बातें यहाँ पर आपको जानना है। वैक्सीनेशन का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर ने ठीक है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का सबसे पहले डेवलपमेंट किया और इन्होंने ठीक है कॉपॉक्स, याद रखिएगा कॉपॉक्स की खोज पहले की थी। उसके बाद वहीं से वक्का कॉपॉक्स में आपको एक वर्ड है देखिए वक्का, वक्का वक्का का अर्थ होता है कॉ, और वहीं से वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने क्या किया? एंथ्रैक्स, रेबीज, बाद में बहुत सारे टीकाकरण। देखिए पॉस्चर ने जेनर की खोज में विश्वास किया और अन्य रोगों, बच्चे अन्य रोग, पॉस्चरीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लुईस पॉस्चर को। लेकिन लुईस पॉस्चर ने किसके लिए टीका बनाया बच्चे? एंथ्रैक्स के लिए, रेबीज के लिए, ध्यान में रखिएगा। एंथ्रैक्स के लिए टीका बनाया और किसके लिए? रेबीज के लिए टीका बनाया। बार बार क्वेश्चन पूछेगा रेबीज के लिए किसने टीका का डेवलपमेंट किया? चिकन कोलेरा के लिए उन्होंने क्या किया? तो टीका का डेवलपमेंट किया। चिकन कोलेरा के लिए उन्होंने टीकाकरण का निर्माण किया या टीका का निर्माण किया। तो ये ध्यान में रखिएगा, चिकन कोलेरा, फिर किसका? तो एंथ्रैक्स, फिर किसका? तो आपको रेबीज। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीकाकरण या विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, ठीक है, डिप्थीरिया, देखिए सब विषाणु जनित रोग है। काली खांसी, बेटा ये है आपको क्या? ये बैक्टीरियल जनित रोग है, ठीक है। टिटेनस और चेचक, चेचक भी क्या हुआ? टिटेनस क्या हुआ? तो क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी होता है बेटा, तो यानी जीवाणु जनित रोग होता है। लेकिन चेचक क्या हुआ? तो विषाणु जनित रोग हो गया। बच्चे ये जरूरी नहीं है कि आप केवल बैक्टीरिया बल्कि ठीक है बैक्टीरिया बल्कि आप वायरस के विरुद्ध भी टीका का निर्माण, वायरस के विरुद्ध तो करते ही करते हैं, बैक्टीरिया के विरुद्ध भी आप टीका का निर्माण करते हैं। हम अपने शरीर को टीका लगाते हैं। आगे बताएंगे आपको कि देखिए बीसीजी का टीका आप लगाते हैं बच्चों को, डीपीटी का टीका लगाते हैं। तो ये सब जो है बैसिलस कालमेट ग्वेरिन, ये किसके लिए? तो यक्षमा का टीका होता है बेटा। ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए यह टीका लगाया जाता है। और अगर हम बात करें डिप्थीरिया डीपीटी का, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, इसके लिए टीका हम लगाते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए चेचक के रोगाणु के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को प्रेरित करने का संभव उपाय होता है। प्रतिरक्षा तंत्र इस प्रकार इन एंटीजनों के विरुद्ध एंटीबॉडीज उत्पादित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। शरीर में रोग कारकों का कृत्रिम रूप से प्रवेश कराना टीकाकरण कहलाता है। सामान्यतः एक विशिष्ट रोग जनक के विरुद्ध ठीक है प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए 2 या 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं एवं इसके बाद दी जाने वाली खुराक बूस्टर खुराकें कहलाती है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, अभी बात हो रहा है कोरोना का, तो कोरोना में देखिएगा बूस्टर डोज की बात हम लोग बार बार करते हैं, यानी एक या 2 या उससे अधिक अगर खुराक आपको दी जाती है किसी टीका का, किसी रोग के प्रति आपके शरीर को सेंसिटिव बनाने के लिए, तो वो रोग आपके शरीर में प्रवेश ना करे, रोगाणु प्रवेश नहीं करे, विषाणु जीवाणु ये प्रवेश नहीं करे, तो इसके लिए हम टीकाकरण का निर्माण करते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग सर जी, शिवकांत भारती जी, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए टीकाकरण का हम निर्माण करते हैं, टीका का निर्माण करते हैं, एकदम याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बहुत सारे बच्चे हैं लाइव। चलिए अच्छी बात है बेटा, इसी तरह से लाइव रहना है। चलिए यहां देखिए अन्य टीका डिप्थीरिया के लिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहां से क्या समझ में आ रहा है, तो बच्चे जीवाणु और विषाणु दोनों के लिए हम टीका का निर्माण कर सकते हैं या अन्य रोगों के लिए भी हम टीका का निर्माण करते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र इस प्रकार इन एंटीजनों के विरुद्ध एंटीबॉडीज उत्पादित करता है, याद रखिएगा, और आपका शरीर प्रेरित हो जाता है और रोग किसी प्रकार के आपके शरीर में नहीं होता। याद है डिप्थीरिया, टिटेनस, काली खांसी, ट्यूबरकुलोसिस, खसरा, पोलियो, मम्प, ठीक है, प्लेग इत्यादि के लिए टीका उपलब्ध है वर्तमान में, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा मृत टीका, टीकों के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत टीका, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इन टीकों को उष्मा, पराबैंगनी विकिरणों, अल्कोहल, फॉर्मेलिन, फिनॉल इत्यादि द्वारा रोगजनक जीवों को मारकर तैयार किया जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। टाइफाइड का टीका, हैजा का टीका, यानी पहला टीका मैंने शुरू से ही जब स्टार्ट किया है वीडियो उसी समय से मैंने कहा आपको कि ऐसा टीका जो ठीक है आपको क्या करेगा, तो जो मृत पदार्थों से बनाए जाएंगे। फिर देखिए टॉक्सॉइड, बच्चे इनको जीवों द्वारा उत्पादित विषों के विषैले गुण को नष्ट करके तैयार किया जाता है। जैसे ठीक है इसमें एंटीजेनिक गुण शेष बचा रहता है। टिटनस टॉक्सॉइड, ठीक है, या एंटी डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, ये सब क्या हुआ, तो टॉक्सॉइड है बच्चे, टॉक्सॉइड है। और क्षीण जीवित टीका, ये देखिए ये एटीन्यूएटेड लिविंग वैक्सीन है। जैसे मुख्य आपको क्या होगा कि कमजोर रोगाणु को, बच्चे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि टाइफाइड का टीका या हैजा का टीका किस प्रकार का टीका है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मृत टीका है टाइफाइड या हैजा का टीका, बार बार क्वेश्चन पूछता है टाइफाइड
हैजा का टीका कैसा टीका है, तो मृत जीवाणु का टीका है या मृत पदार्थों का टीका है बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड मतलब क्या हुआ, टेटनस। बच्चे आपको पता है बार बार हम बताते रहते हैं कि एटीएस का इंजेक्शन हम लोग अपने शरीर में डलवाते हैं अगर किसी प्रकार का, ठीक है। देखिएगा कि जंग वगैरह से कट फट जाता है तो हम अपने शरीर में क्या डलाते हैं, टॉक्सॉइड, एटीएस डलवाते हैं। क्या डलवाते हैं, एटीएस डालते हैं, ठीक है, एंटी टेटनस सीरम का उपयोग हम लोग करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्षीण जीवित टीका, ये देखिए एटीन्यूएटेड लिविंग वैक्सीन, इसको एकदम नोट डाउन कर लेना बच्चे। मुख्य पोलियो टीका, यानी बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि पोलियो वैक्सीन जो है किस प्रकार के टीके हैं, तो बच्चे ये जो है कमजोर रोगाणु को, यानी आपको पता है पोलियो जो पॉलीमिलेटिस वायरस से होता है, तो पोलियो का क्या कमजोर विषाणु को हम अपने शरीर में प्रवेश करवा देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा शरीर जो है उस प्रतिरक्षा का निर्माण कर लेता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बीसीजी, बेसिलस कालमेट ग्वेरिन, ठीक है, एमएमआर, ठीक है, ये देखिए मम्प, मिजल्स, रूबेला, ठीक है, ये सब पूछेगा आपसे, ठीक है। पूछेगा कैसे पूछेगा क्वेश्चन, टाइफाइड टीका किस प्रकार का टीका है, तो मृत टीका, हैजा टीका मृत टीका, ठीक है। आपको एटीएस क्या होता है, टॉक्सॉइड होता है, और ठीक है आपको पोलियो वैक्सीन क्या किस प्रकार का वैक्सीन है, तो बच्चे क्षीण जीवित टीका है, ठीक है। बीसीजी क्या है, तो बीसीजी बेसिलस का कालमेट ग्वेरिन होता है, और यह जो है जनरली आपको क्षीण जीवित टीका है बच्चे। यहां देखिए टीकों के रूप में एंटीबॉडीज का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, एंटीबॉडीज एज वैक्सीन, किसी व्यक्ति या जंतु को संक्रमित हो जाने के बाद सीरम का उपयोग। ये देखिए बार बार आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है कोरोना के समय में बार बार बोल रहे थे कि हम सीरम से यानी एक व्यक्ति को हो गया है रोग, उसके एंटीबॉडीज से दूसरे व्यक्ति को हम ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो यह सीरम का भी उपयोग किया जा रहा है, किसमें, तो टीकों के रूप में किया जाता है बच्चे, ठीक है। यानी आपके शरीर में कोई रोग हो गया है या किसी जंतु के शरीर में हो गया है, फिर उसके सीरम का उपयोग दूसरे व्यक्ति के रोगों को ठीक करने में करते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं यदि आपके शरीर में कोई रोग हो गया है और उस रोग के कारण उत्पन्न एंटीबॉडी से सीरम का निर्माण होता है, और उस सीरम का उपयोग हम लोग दूसरे व्यक्ति के शरीर में होने वाले रोगों को ठीक करने में अगर करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। बच्चे निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज, ठीक है, खोज जो है एडवर्ड जेनर ने नहीं किया है, कोई और वैज्ञानिक ने किया है, जबकि कृत्रिम प्रतिरक्षा की खोज किसने की, तो बच्चे एडवर्ड जेनर ने किया था। ध्यान में रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। एंटीजेंस, न्यूमोकॉक्सी के पॉलीसेकेराइड्स या इंटरफेरॉन्स, बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन्स मैंने पढ़ाया है आपको, देखिए पीछे वीडियो देखिएगा कि इंटरफेरॉन्स का मैंने पढ़ाया है आपको। तो इंटरफेरॉन्स यानी विषाणु आपके शरीर में जब प्रवेश करता है तो आपका एंटीबॉडी एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, तो इसका भी उपयोग हम लोग टीका के रूप में करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखिए टीकों के 5 प्रकार हो गए, मृत टीका, टॉक्सॉइड, क्षीण जीवित टीका। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लेना है आपको, क्या मृत टीका कौन कौन टीका है, ठीक है, आपको टॉक्सॉइड कौन कौन है, और क्षीण जीवित टीका में कौन कौन आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, तो सीरम द्वारा जब आप किसी के शरीर में होने वाले रोगों को ठीक करते हैं तो इसको निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा कहा जाता है। फिर एंटीजन, न्यूमोकॉक्सी के पॉलीसेकेराइड्स या इंटरफेरॉन्स का उपयोग टीकों के रूप में किया जाता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है आपको, बार बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए जरा इसको देखिए, यहां देखिए बीसीजी क्या है बच्चे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि देखिए बीसीजी जो है बेसिलस कालमेट ग्वेरिन है, और यहां पर जीवन रक्षक टीके वास्तविक कमजोर जीवाणु को शरीर के अंदर डाला जाता है, और ये ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में प्रयुक्त होता है। मम्प्स टीका, ये क्या होगा, मम्प्स क्या हुआ, मम्प्स एमएमआर है बच्चे, एमएमआर, तो मम्प्स, मिजल्स और रूबेला, ये देखिए तीनों तरह के रोगों को दूर करने का काम करता है, और ये जीवन रक्षक टीका है, वास्तविक कमजोर जीवाणु को शरीर के अंदर प्रवेश किया जाता है। यहाँ देखिए कोलेरा टीका, मारक टीके होते हैं कोलेरा। फिर देखिए आपको पोलियो वैक्सीन जीवन रक्षक टीका है बच्चे। पोलियो पहला टीका बच्चा जब 3 माह का होता है तो इसकी बूस्टर खुराक 1 साल बाद दी जाती है। वही पहले बार टीका कितना बार, 3 माह में, फिर उसके बाद 1 साल तक आपको क्या बार बार बच्चों को पिलाया जाता है, और 1 साल तक बच्चा जो है, 1 साल के बाद बच्चा जो है को बूस्टर डोज भी दिया जाता है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के पोलियो के रोग का होना कठिन हो जाता बच्चे। यहाँ देखिए रूबेला टीका,
ठीक है, जीवन रक्षक टीका है और ये जर्मन मिजल्स और स्मॉल पॉक्स के द्वारा बनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ देखिए गलत हो गया, मिजल्स का टीका भी जीवन रक्षक टीका है और इसको बनाया जाता है किसके, मिजल्स के लिए। और टिटनस टॉक्सॉइड, देखिए टॉक्सॉइड बैक्टीरिया अपनी विषाक्तता खो देता है, ठीक है, लेकिन एंटी जेनिसिटी बनी रहती है और इसी का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, टिटनस रोग के इलाज में करते हैं बच्चे। मैंने अभी बताया था एटीएस, एंटी टिटनस सीरम का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर देखिए टॉक्सॉइड सीरम, टॉक्सॉइड बैक्टीरिया अपनी विषाक्तता खो देता है लेकिन एंटीजेनिसिटी बनी रहती है। ये क्या हुआ, तो आपको इसको डिप्थीरिया में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। टाइफाइड टीका देखिए, ठीक है, मारक टीका सूक्ष्मजीवों की मृत्यु के लिए, सूक्ष्मजीवों की मृत्यु जब हो जाती है तब उसका प्रयोग हम लोग टीका के रूप में करते हैं और ये टाइफाइड के इलाज में इसका प्रयोग होता है। ट्रिपल एंटीजन टॉक्सॉइड, बच्चे खुराक 3 महीने पर, दूसरी खुराक 2 साल बाद दिया जाता है डीपी टीका और ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस के रोगों से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे टीके यहाँ पर है जो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। चलिए बेटा, या देखिए, निम्न में से कौन सा एक रोग जोड़ा रुधिर आधान को फैलाता है बच्चे, रुधिर आधान के द्वारा ये फैलता है बच्चे, रुधिर आधान से फैलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, कौन कौन, हेपेटाइटिस एवं एड्स, ये रुधिर आधान से फैलता है, ध्यान में रखिएगा। हेपेटाइटिस बच्चे, हेपेटाइटिस ये आपको क्या है, तो हेपेटाइटिस सबसे पहले आपको पता है जॉन्डिस होता है व्यक्ति को, ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये विषाणु जनित रोग है, ध्यान में रखिएगा, विषाणु जनित रोग है। शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में यह क्या करता है, लीवर को पूरी तरह से क्या कर देता है, खराब कर देता है, प्रभावित करता है किसको, लीवर को बच्चे। यह विषाणु जनित होता है, जबकि एड्स आपको पता है विषाणु जनित, और इसका माध्यम भी क्या है, तो रक्त इसका माध्यम है। रक्त दोनों का क्या हो गया, रक्त आपको माध्यम हो गया, चाहे हेपेटाइटिस हो चाहे एड्स हो। बच्चे एड्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखिए एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और यह रेट्रोवायरस की वजह से होता है, जो आपके लिए क्या है, काफी अधिक हानिकारक है और ये शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। हे फीवर वगैरह पिछले क्लास में मैंने बताया था। मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने की वजह से होता है और इसमें दवा जो होता है क्लोरोक्विन, आजकल क्लोरोक्विन नहीं यूज किया जाता है, उसके जगह पर हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन, बच्चे हाइड्रोक्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं। जबकि आपको पता है हे फीवर जो है एलर्जेंस रोग है, एलर्जेंस रोग है। कोलेरा तो विब्रियो कोलेरी की वजह से कोलेरा रोग होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। डायबिटीज मेलिटस, अब बच्चे आपके शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो आपके शरीर को कौन सा रोग होता है, तो आपके शरीर को रोग हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, डायबिटीज मेलिटस, जिसमें बीटा कोशिकाएं जो है वह इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम कर देती है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का संबंध एड्स से होता है? टी कोशिका एक प्रकार का लिम्फोसाइट होती है जो कि कोशिकीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। ये कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती है बच्चे? थाइमस ग्लैंड से, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है पिछले क्लासेस में कि देखिए टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होता है और टी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, मैच्योरेशन, टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न तो होता है ये क्या, बोन मैरो में उत्पन्न होगा, कहां पर, ठीक है, बोन मैरो में, लेकिन यह मैच्योर्ड मतलब परिपक्व होता है, कहां पर, परिपक्व होता है आपको कहां पर, तो थाइमस ग्लैंड में परिपक्व होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, टी कोशिकाएं एक प्रकार का लिम्फोसाइट होती है जो कोशिकीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। याद रखिए किस ग्रंथि का संबंध एड्स से है, बार बार क्वेश्चन पूछता है ये कि एड्स का संबंध किस ग्रंथि से है, पहली बार आपने सुना होगा इस क्वेश्चन को। तो एड्स का संबंध ग्रंथि की बात अगर करेगा तो थाइमस ग्लैंड से। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड में ही टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर्ड होता है जो आपके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करा मनुष्य में एड्स का विषाणु कैसे प्रवेश करता है? तो बच्चे भोजन से नहीं करेगा, जल से नहीं करेगा, चुंबन से नहीं करेगा, रक्त से करेगा बच्चे। तो ये देखिए जनरली क्या होता है कि रक्त के द्वारा, यौन संबंधों के द्वारा, या आप कहिए एक तरह से, ठीक है, आपका नशीली सुइयों के द्वारा आपके शरीर में, ठीक है, आपके एड्स विषाणु आपके शरीर में प्रवेश करता है। जबकि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? बच्चे अभी तुरंत मैंने बताया था आपको कि देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा की बात अगर करेंगे तो सक्रिय प्रतिरक्षा और की बात कीजिए,
या आप इसको कह सकते हैं कृत्रिम प्रतिरक्षा की बात कीजिए तो इसकी खोज, याद रखिए बच्चे, कृत्रिम प्रतिरक्षा की बात करेंगे तो इसकी खोज किसने की, तो ये देखिए कृत्रिम प्रतिरक्षा की खोज की थी, ध्यान में रखिएगा, कृत्रिम प्रतिरक्षा की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। लेकिन यहां देखिए, ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात हो रही है बेटा, एमिल वॉन बेहरिंग ने किया था, एमिल वॉन बेहरिंग ने, जबकि कोच बैक्टीरिया की खोज की थी। लुईस पॉस्चर ने, आपको बताया मैंने कि पौष्टिरीकरण का जनक इन्हें कहा जाता है, और बहुत सारे रोगों को इन्होंने क्या किया, खोज किया था बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा, एमिल वॉन बेहरिंग। मैंने इसमें क्या किया, क्या बताया था अभी थोड़ी देर निष्क्रिय प्रतिरक्षा में, कि हम क्या करते हैं कि सीरम द्वारा किसी व्यक्ति के रोगों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ सीरम काम कर रहा है दूसरे व्यक्ति को ठीक करने में, तो इस प्रतिरक्षा को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा एक अणु जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है तो इसे प्रतिजन कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं, एंटीजेंस उत्पन्न करते हैं, एंटीजेंस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और एंटीजेंस ही आपको क्या करेगा, एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, चलिए प्रतिपिंड का निर्माण करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से कौन सा रोग एलर्जी क्रिया होती है, तो हे फीवर बेटा, क्योंकि घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन ग्वाइटर रोग बोलते हैं बेटा इसको। त्वचा कैंसर जनरली कार्सिनोजेनिक एजेंट है, कार्सिनोजेनिक एजेंट की वजह से आपके शरीर में क्या होता है, तो ठीक है, त्वचा कैंसर होता है। एंट्रिक ज्वर अनेक कारक है इसके बच्चे, तो एलर्जी किसकी वजह से होता है, तो हे ज्वर है। इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन आकार में सबसे बड़ा होता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है बच्चे कि हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोब्यूलिन में सबसे बड़ा कौन होता है, तो मैंने ये पूरा आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो आप एक बार उसको लुक आफ्टर कर लेंगे, इंग्लिश में भी बताइए। कौशिक चंद्रा जी, हाँ बच्चे, कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, चलता ही है, रखीफ अंसाब जी, चलता ही है बेटा, टेंशन क्या लेना देना। चलिए वैक्सीनेशन कैसे कार्य करता है, तो वैक्सीनेशन कार्य करता है मेमोरी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, का निर्माण होता है। वे भविष्य में किसी भी जीवित रोगजनक के संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर में बने रहते हैं, इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन बच्चे। वैक्सीनेशन यहाँ देखिए, वैक्सीनेशन क्या होता है, तो वैक्सीनेशन जनरली हमारे शरीर में एक एंटीजन को प्रवेश करवाते हैं जिसके विरुद्ध आपका शरीर एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेगा। तो ध्यान में रखिएगा, मेमोरी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, वे भविष्य में किसी भी जीवित रोगजनक के संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर में बने रहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलिजा वायरस परीक्षण में प्रयोग होता है, जहां क्या होगा, तो आपको यहां देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। एलिजा क्या होता है, तो आपको एड्स के का परीक्षण हम लोग करते हैं एलिजा, और इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे होता है बेटा, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे होता है, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म है। और ध्यान में रखिएगा कि ये इसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो पता करते हैं कि आपके शरीर में एड्स हुआ ही है या नहीं है। अगर इसका टेस्ट पॉजिटिव होता है तो आपको एड्स है, निगेटिव है तो आपको एड्स नहीं है। बच्चे इसमें क्या होता है, तो एल्केलाइन फॉस्फेट प्रमुख अभिकर्मक है, यानी एलिजा वायरस परीक्षण में प्रयोग में होता है जहां एल्केलाइन फॉस्फेट प्रमुख अभिकर्मक। रिएजेंट कौन होता है, तो एल्केलाइन फॉस्फेट होता है, ध्यान में रखिएगा। एलिजा में एल्केलाइन फॉस्फेट के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि इस व्यक्ति को का रोग है या नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा। तो मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि देखिए 6 to 12 एनसीईआरटी आप ऐप पर हर बच्चों को बोल रहा हूं कि ऐप पर जुड़िए उससे। क्यों, क्योंकि वहां पर आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बाकी वीडियो आप यूट्यूब पर आपको मिलता ही रहेगा, हमेशा मिल रहा है वीडियो। तो बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़िए उस ऐप को के जरिए, 250 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, और जुड़िए मेरे से, और क्योंकि उसमें बहुत सारे फायदे हैं बच्चे, तो बहुत ज़्यादा घाटा का सवाल है नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हेलो।